Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is history taking of obstetrics. पेशेंट पड़ा है, सबसे पहले पेशेंट बेड पे है तो आपने तो उसे सबसे पहले कंसेंट लेना ही लेना है। कंसेंट लेने के बाद उसे स्टार्ट करना है। कंसेंट यही लेना है कि मैं आप डॉक्टर ये हूँ और मैंने आपका मुआयना करना है, आपसे की सेहत के मुतालिक चंद सवालात पूछूंगी या आपके बच्चे की सेहत के मुतालिक चंद सवालात पूछूंगी। उम्मीद आप तावन करेंगे। आपका नाम, आपके शोहर का नाम, आपकी उम्र, कितने साल से आप शादीशुदा हैं, मैरिड फॉर MF, मैरिड फॉर, आप कहाँ तक पढ़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं मैट्रिक पास या FA पास, कुछ लोग आपके सामने इम्प्रेशन डालने के लिए बैचलर्स भी कहते हैं, तो लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज में भी बहुत लोग डंडी मारते हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन बहुत अजीब बोलती हैं। 30-34 की होंगी लेकिन 22 से ज़्यादा कभी नहीं लिखवाएंगे। प्रोफेशन में पूछना है कि हाउस वाइफ हैं, जो काम करती हैं, नहीं, कहाँ से आई हैं, एड्रेस, रेजिडेंट ऑफ, अब प्रेजेंट कैसे करना है वो भी बताती हूँ। मोड ऑफ़ एडमिटेंस, एमरजेंसी से आई थी या OPD से आई थी, क्योंकि अक्सर एंटीनेटल चेकअप कराने आते हैं तो वो OPD से ही आते हैं। OPD से आके अगर हाई रिस्क केस हो तो उसे एडमिट कर दिया जाता है। डेट ऑफ एडमिशन, साथ ही उससे पूछ लेते हैं कि आखिरी माहवारी कब आई थी, और जब भी आखिरी माहवारी हुई तो EDD निकाल लेनी है आपने उस लिहाज से, और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी। लेट सपोज को आखिरी माहवारी 1 जनवरी 2021 को आई है तो EDD निकलेगी, 7 दिन इसमें ऐड करने हैं और 9 इसमें ऐड करना है, मतलब 8वीं अक्टूबर 2021 में। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका भी निकाल लेते हैं। लेट सपोज अगर उसका ये दूसरा बच्चा है, प्राइमरी नहीं है, मल्टी है, उसका दूसरा बच्चा है, तो पहले बच्चे की भी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लिखनी है कि प्री टर्म था, पोस्ट टर्म था, टर्म पे था, प्री था, पोस्ट था, टर्म पे था, कितने हफ्ते का था। अक्सर लोग ये बताते हैं 6ठे महीने, 7वें महीने, 8वें महीने, दे डोंट रिमेंबर द वीक्स। तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि नेक्स्ट ही उनका कोई मिसकैरेज होता है जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा होता उस टाइम फ्रेम में। फिर दूसरी प्रेगनेंसी अगर जा रही है तो उसका भी निकालना है। लेट सपोज जैसे मैंने बताया LMP इसका 1 जनवरी 2020 है, तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इस तरह निकालेंगे, फर्स्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। जनवरी के होते हैं 31 दिन, तो फर्स्ट को निकाल के जनवरी के 30, फरवरी के 28, मार्च के 31, मार्च, अप्रैल, मई और जून की आज है 13 तारीख, 30, 31। अब इन सब को हम ऐड करेंगे। ऐड करके आया 163, उसे हम 7 पे डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारे पास आया 7 पे डिवाइड करने के बाद 23.2। इसको हम लिखेंगे 23 + 2 वीक्स। ठीक, इस तरह दिन काउंट करके भी निकाल सकते हैं, ये ईजी मुझे लगता है। आप वरना ये भी काउंट कर सकते हैं, जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक ट्राइमेस्टर गुजर गया, इसका मतलब ये कि 12 हफ्ते, और हर ट्राइमेस्टर के बाद एक हफ़्ता ऐड करना, 13 हफ्ते हो गए। दूसरा अप्रैल, मई, जून पुरानी गुजरा, ये 2 हफ्ते, ये 2 महीने, हर महीने में 4 हफ्ते, 8 महीने ये हो गए, और जून का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, 13 + 8, और जून के भी 2 हफ्ते, दूसरा हफ्ता है या तीसरा इनफैक्ट चल रहा है, तो 2 हफ्ते पूरे और तीसरे के 2 दिन या 3 दिन ऊपर हैं, तो 23 + 2 या 3 वीक्स बन जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ठीक, एज ऑफ लास्ट बॉर्न चाइल्ड भी पूछनी है कि आपका आखिरी बच्चा, उसकी उम्र क्या है। इन केस प्राइमरी है तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे। अब इसे पढ़ेंगे कैसे। माई पेशेंट नेम आयशा, वाइफ ऑफ अली, 20 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स की एज की बहुत कम ख़वातीन आती हैं, वो गायनी में आते हैं। 20 ईयर्स ऑफ एज, मैरिड फॉर 5.5 ईयर्स, इज़ हाउस वाइफ बाय प्रोफेशन एंड FA पास, हाउस वाइफ बाय प्रोफेशन, रेजिडेंट ऑफ जड़ावाला, presented through OPD on 13th of June. Her last menstrual period was on 1st of January 2021. EDD 8th of October. Duration of pregnancy first child, let's suppose preterm लगा लेते हैं, जो second pregnancy है उसका 23 + 2 weeks. Age of last born child 2 years रख लेते हैं. She presented to OPD अच्छा OPD नहीं बोलना, हमारे टीचर्स हर एक अपना अपना होता है, लेकिन हमारे टीचर्स कहते हैं कि कोई भी छोटी मतलब एब्रीवेशन नहीं बोलनी, इसको पूरा बोलें। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर ऑन 13 जून विद द कंप्लेंट्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में अक्सर लोग गेस्टेशनल एमेनोरिया लिखते हैं। हमारी एक टीचर कहती हैं गेस्टेशनल एमेनोरिया इज़ नॉट अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, बट अगर लिखा हो तो गलत भी नहीं है, तो प्रेजेंटिंग विद द कंप्लेन ऑफ गेस्टेशनल एमेनोरिया वो तो होना ही होना था। एंड फॉर द रूटीन एंटीनेटल विजिट कराने ख़वातीन आती हैं हर महीने,
या कई दफ़ा जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें 2 हफ्ते बाद आते हैं। अगर कोई पेशेंट नोन केस है, लेट्स सपोज उसका दिल का मसला है, डायबिटीज़ का मसला, तो यहीं बताना है कि शी इज़ द नोन केस ऑफ माई पेशेंट इज़ नोन केस ऑफ हार्ट। जैसे मेरे एक पेशेंट थे, वो उसकी डुअल वॉल्व रिप्लेसमेंट हुई थी, सो शी इज़ नोन हार्ट पेशेंट फॉर 17 ईयर्स। मेरी पेशेंट 17 ईयर्स से थे। यहीं उसकी ब्रीफ मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री देनी है कि ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री में जैसे उसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई थी, रूमेटिक फ़ीवर हुआ था, तो रूमेटिक फ़ीवर में वो प्रोग्रेस कर गया, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में शी हैड फ़ीवर, शी हैड जॉइंट पेन्स और उससे बहुत ज़्यादा नौजिया होता था। तो यहीं उसकी मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री में उसका प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था, लोअर सेगमेंट सी सेक्शन। तो यहीं छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री सर्जरी की और मेडिसिन की दे के आगे चलना। ये हमारे पास हो गया पहले बायोडाटा। फिर लेनी है उसकी ऑप्स की हिस्ट्री, और ऑप्स की हिस्ट्री में आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना। उससे पूछना है आपको हमल कैसे हुआ, खुद ही स्पॉन्टेनियसली हुआ था, आइदर इट वॉज स्पॉन्टेनियस को खुद ही हुआ था, या फिर कोई दवाई ली थी। अगर दवाई ली थी तो दवाई का पूछना है। अगर उसे नहीं पता तो कहना है कंसेप्शन वॉज फ्रॉम अ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द एड ऑफ मेडिसिन विच इज़ अननोन टू पेशेंट। कंफर्म किस तरह किया था? अक्सर लोग कहते हैं घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था स्ट्रिप से, तो कंफर्म्ड बाय यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एट होम, या अल्ट्रासाउंड कराया था तो अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। अब एंटीनेटल विजिट के लिए आई है तो आपने उसे पूछना है आप फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कब हुआ था। पहले ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट करेगी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कब हुआ था, आपकी लैब्स रिपोर्ट, सीरम की सारा LFT RFT सारे नॉर्मल थे, ग्लूकोज का तो मसला नहीं था, ब्लड प्रेशर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था नहीं नॉर्मल था, आपको नौजिया अक्सर होता है, दैट इज़ नॉर्मल, बट इफ़ इट इज़ एक्सेसिव तो इट इज़ नॉट नॉर्मल। इस तरह एक्सेसिव वॉमिटिंग इज़ नॉट नॉर्मल, एक्सेसिव नौजिया एक्सेसिव वॉमिटिंग तो नहीं हुई थी। फीवर का भी पूछना और रैश का भी पूछना, या थपेड़े तो नहीं पड़े थे, खारिश तो नहीं हुई थी, क्योंकि ये हमें ले जाते हैं पेरिनेटल इन्फेक्शन की तरफ, वो हिंट करते हैं। वजाइना पेरिनेटल इन्फेक्शन में रुबेला इज़ मोस्ट कॉमन, तो इसका मतलब ये कि हमें विजिलेंट हो जाना चाहिए। पानी तो नहीं पड़ता था, कोई बूदार पानी ना पड़े, डिस्चार्ज को बूदार पानी ना पड़े, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, खून तो नहीं पड़ता था कतरा कतरा, या आपको कोई स्पॉट खून का दिखता हो, लीकिंग तो नहीं होती, लीकिंग में आपने पूछना है पानी तो नहीं पड़ता था, हल्का हल्का पानी पड़ता हो या नहीं। फिर पूछना है कि कहीं जल के पेशाब तो नहीं आता, या दर्द तो नहीं होती पेशाब करते वक्त। क्यों? बिकॉज दे पॉइंट टूवर्ड्स गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, या कोई क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट भी हो तो उसमें भी पूछ सकते हैं, गेस्टेशनल में भी या डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में भी पूछ सकता है। ठीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूछना है कि बच्चे की आपको हरकत कब महसूस हुई थी। अक्सर लोग कहते हैं 4th से 5th महीने में उनको महसूस हो गए थे। अच्छा, ये अब आपको ने किस तरह कहना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आपने पूछना है हमल के पहले 3 महीने, हमल के बाद में दरमियान वाले 3 महीने, और हमल के आखिरी 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो दरमियान वाले 3 महीने में आपको पहले हरकत कब महसूस हुई, बच्चे की हरकत। अक्सर कहते हैं चौथे महीने, 5वें महीने, चौथे महीने के एंड पे, 5वें महीने के स्टार्ट पे। आपका भी एब्डोमिनल स्कैन हम लोग कराते होते हैं सेकंड, ऑब्वियसली होता है 18 to 20 वीक से 22 वीक तक, या 18 से 22 वीक तक, चेक करने के लिए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो उसे कहते हैं हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, डॉक्टर ने क्या बताया, बच्चा ठीक है। अगर बच्चा ठीक है तो आपने प्रेजेंट करते हुए हिस्ट्री कहना द स्कैन वॉज रीअश्योरिंग। आपको आयरन की टैबलेट्स लिख के दी थी, कैल्शियम की टैबलेट्स लिख के दी थी, आपने ली, आयरन या कैल्शियम लिया। अक्सर हमारे यहाँ ख़वातीन एनीमिया का बहुत शिकार होती हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत होता है। तो ये नहीं पूछना कि आपको एनीमिया है या नहीं है, या आपकी हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन क्या थी, क्योंकि आपको जो फाइल पहले नहीं देखने देती ना। आपने पूछना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री, आपको सांस तो नहीं चढ़ता बहुत ज़्यादा, आपको थकावट तो नहीं होती, लिथार्जी, फिर आपने उसकी आंखें ऊपर करा के एक दफ़ा उसको रीअश्योर भी कर देना कि हम उसको चेक कर रहे हैं। नो थो वो एग्जामिनेशन में आएगा, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ रीअश्योरिंग। फिर पाइका की हिस्ट्री तो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेने, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अक्सर कहा जाता है कि आयरन की कमी हो गई है तो ना ख़वातीन को हमल में ना कच्चे चावल खिलाने चाहिए, या अक्सर ख़वातीन खुद ही कच्चे चावल खाने लग जाती हैं। सो इट्स अ पाइका बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है कि आयरन की वो चीज़ें जिसमें जो खाने के भी एडिबल नहीं होती, खाने के भी काबिल नहीं होती, वो ख़वातीन खाने लग जाती है। तो कच्चे चावल की हिस्ट्री ज़रूर पूछनी, पाइका तो नहीं है। हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया कैन सेट इन। ब्लड प्रेशर कितना है, आपको सर दर्द तो नहीं होती, आंखों के आगे बिजली तो नहीं गिरती, ब्लडिंग ऑफ विजन, आपको ख़राबी तो नहीं होती, पाँव, अक्सर लोग सिर्फ, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे इंक्लूडिंग में, तो पाँव का एडीमा देख के कहते हैं कि एक्लेम्शिया की तरफ जा रही है। नहीं, पाँव का एडीमा होना ही होना है,
आप हाथों का देखें, फेशियल एडिमा देखें, वो प्रेजेंट करती है, वो ख़वातीन जिनको फेशियल एडिमा हो या हाथों का एडिमा हो या जनरलाइज्ड एडिमा हो, दे गिव अ हिस्ट्री और देयर हिस्ट्री पॉइंट्स टूवर्ड्स प्री-एक्लेम्पशिया। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने पूछना आखिरी 3 महीने में आपको वो पानी तो नहीं पड़ा, पानी कितना पड़ना है, गड़े कितना पानी तो नहीं पड़ा, एकदम वो मेम्ब्रेन रप्चर तो नहीं होगी, प्री प्रॉम या ब्लीडिंग में आपने पूछा शो का मतलब ब्लीडिंग पूछने के खून तो नहीं पड़ा, और खून पड़ने को शो कहते हैं गायनी ऑब्स की ज़बान में। ग्रोथ बच्चे की ठीक है, मतलब हरकत कर रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया था, बच्चा ठीक है, उसका हाइट वेट सारा, वो आपने उसकी माँ से पूछ लेना कि आपको बच्चे की हरकत महसूस हो रही है प्रॉपरली, तो माँ खुद ही बता देती है। स्पेशली जो ख़वातीन लेबर रूम में होती हैं या वार्ड में होते हैं ना, कि काउंट चार्ट भी दिया हुआ होता है। पास्ट गायनी की हिस्ट्री फिर लेनी है। पास्ट गायनी की हिस्ट्री उनसे ये लेनी है कि आपको माहवारी नॉर्मल आती, रेगुलर आती थी, महीने में 1 दफ़ा आती थी है, या 1 महीने में 2 दफ़ा आ जाती है, या 2 महीनों में 1 दफ़ा आती है। रेगुलर है कि इरेगुलर है, अगर रेगुलर है तो आर लिख देना, ठीक है। फिर पूछना आपको ब्लीडिंग कितने दिन होती है माहवारी में, अगर वो कहती है 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होती है, उसके बाद कतरे पड़ते हैं, तो आपने लिखना है 4। और महीने में अगर उसको पहले हफ्ते, 1 महीने के पहले 1 महीने में पहले हफ्ते आती है, तो अगले महीने में पहले हफ्ते आती है, फिर से 100 यहाँ कहती है आगे पीछे कुछ दिन हो जाते हैं, तो आप 4/28 भी लिख सकते हैं या 4/30 भी लिख सकते हैं। 1 महीना मतलब एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है MC, वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन अगर वो कहती है आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो 4 डेज़ ऑफ ब्लीडिंग ओवर 30 डेज़ ऑफ नॉन ब्लीडिंग, ठीक है। फिर आप उसके बाकी नॉर्मल हिस्ट्री, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि उसका इस खातून का पहला बच्चा लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन से हुआ था, तो आपने उसकी भी सारी, उस बच्चे की भी सारी हिस्ट्री लेनी है, सारी ऊपर वाली सारी हिस्ट्री लेनी है। पास्ट मेडिकल, ये नॉन कार्डिक पेशेंट थी, तो इसकी 2006 में DVR हुआ था मेरे एक पेशेंट का, माइट्रल और एयोर्टिक वॉल्व दोनों रिप्लेस हुए थे, मैंने उसकी सारी हिस्ट्री ली। फिर उसकी नहीं, वो सर्जरी में आया था, मेडिकल हिस्ट्री में उसके रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ की आई थी। पास्ट सर्जिकल में उसका सिजेरियन सेक्शन, वो ऑब्स में चला जाएगा, और उसकी जो सर्जरीज थी, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, कोई जैसे इसका हार्ट वॉल्व की सर्जरी थी, वो सारा आएगा। पर्सनल हिस्ट्री में उसकी स्लीप साइकिल ठीक है, उसकी हाइजीन ठीक है, वो पान गुटखा शराब या सिगरेट नोशी तो नहीं करती। अक्सर आप ख़वातीन से पूछते तो वो बहुत शर्मा जाती हैं कि नहीं हम नहीं करते। ट्रैवल हिस्ट्री भी लेते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री में पूछते हैं कि आप कोई इस हफ्ते या इस महीने कहीं बाहर ज़्यादा दूर तो नहीं गई, कोई लंबा सफ़र तो नहीं किया आपने, मे बी शी इज़ कैरिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम एन अदर प्लेस। वैक्सीन की हिस्ट्री पूरी लेनी है कि बचपन में फांसी टीके लगे थे या आपने कोविड की वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई। और एक और चीज़ जो अक्सर हम भूल जाते हैं, सोशियो इकनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकनॉमिक स्टेटस कैसे पता लगाते हैं, आपने पूछना आप जहाँ रहती हैं वहाँ आपका घर अपना है, घर में कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं, कमाने वाला कौन है, गुजारा सही हो जाता है, तो उस लिहाज से अक्सर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं वो लोअर सोशियो इकनॉमिक स्टेटस के ही होते हैं। एंड एंड पे आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं, एंड पे आपने करनी है, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो हम नॉर्मली लेते हैं जब पूरी हिस्ट्री कर लेते हैं। अगर कोई आपको क्रॉनिक केस लग रहा है तो यू कैन राइट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि मुझे इस तरह का लग रहा है, प्री-एक्लेम्पशिया की तरफ जा रहा है। बाकी फिर एग्जामिनेशन है, वो आप एग्जामिनेशन करते हैं और रीअश्योर करते हैं अपनी हिस्ट्री को। जज़ाकल्लाह खैर।